28 अगस्त 1984 ऑस्ट्रिया में रहने वाली 18 साल की एलिजाबेथ अचानक से कहीं गायब हो जाती है, जिसके बाद उसके माँ बाप दोनों परेशान होकर उसे ढूंढने में लग जाते हैं। उसे ढूंढते ढूंढते अब एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन एलिजाबेथ का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। जिसके बाद थक हार कर एलिजाबेथ की माँ पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। एंड आफ्टर दिस मिसिंग कंप्लेंट पुलिस एलिजाबेथ को ढूंढना शुरू कर देती है। देखते ही देखते अब एक महीना निकल जाता है, लेकिन एलिजाबेथ का एक भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था और इससे एलिजाबेथ के मिलने के चांसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। और फिर एक दिन अचानक एलिजाबेथ के फादर पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें एक लेटर देते हैं। उनका कहना था कि ये लेटर उनकी बेटी एलिजाबेथ ने खुद उन्हें भेजा है, जिसमें लिखा था कि वो अपनी फैमिली के साथ और नहीं रहना चाहती। वो उन सबसे तंग आ चुकी है, इसीलिए वो घर छोड़कर जा रही है और उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। एलिजाबेथ का लेटर मिलते ही पुलिस उसे ढूंढना बंद कर देती है और इस केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाता है। ईयर 2008 एलिजाबेथ को घर से गए अब 24 साल बीत चुके थे। एंड देन 26 अप्रैल के दिन उसके घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर उसे एक हॉस्पिटल में उसके 3 बच्चों के साथ देखा जाता है। एलिजाबेथ और उसके तीनों बच्चे इतने ज्यादा कमजोर और बीमार लग रहे थे, मानो कि पिछले कई सालों से उन्हें भरपेट खाना तक न मिला हो। जिसके बाद एलिजाबेथ से पूछा जाता है कि वो पिछले 24 सालों से कहां पर थी और वो अपने घर वापस क्यों नहीं लौटी। जैसे ही वो इस रात से पर्दा उठाती है तो वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं कि कैसे पूरे 24 सालों तक उसे कैद करके रखा गया था और ऐसा करने वाला उसका कोई अपना ही था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बिहाइंड द क्राइम। My name is Surjit and let's talk about today's case, which revolves around Elisabeth Fritzl. 6 अप्रैल 1966 ये वो दिन था जब ऑस्ट्रिया के एमस्टेटन में रहने वाले रोजमरी और जोसेफ फ्रिट्जल के घर उनकी 4th चाइल्ड एलिजाबेथ का जन्म होता है। एलिजाबेथ को मिलाकर रोजमरी और जोसेफ के टोटल 7 बच्चे थे। जोसेफ फ्रिट्जल एक कंट्रोलिंग नेचर का इंसान था और उस घर में सिर्फ उसी की चलती थी। वो जो कहता सबको वही करना पड़ता और जो कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वो उसकी कुटाई करने से भी पीछे नहीं हटता था। घर में सारे बच्चे और इवन कि उसकी वाइफ तक उससे डर के रहते थे और इसी टॉक्सिक माहौल में एलिजाबेथ बड़ी हो रही थी। एलिजाबेथ अपने सभी भाई बहनों में सबसे स्मार्ट थी और वो पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छा कर रही थी। एलिजाबेथ सिर्फ 11 साल की थी जब उसके अपने फादर ने पहली बार उसके साथ गलत काम किया था। कहीं ना कहीं उसे इस बात की समझ थी कि उसके साथ गलत हो रहा है और इसी वजह से बचपन से ही उसके मन में जोसेफ के लिए नफरत पैदा हो गई। देखते ही देखते एलिजाबेथ अब 15 साल की हो चुकी थी और वहीं स्कूल में उसके कई सारे दोस्त थे और ज्यादातर उसके दोस्त लड़के ही होते थे। वहीं एक दिन जब एलिजाबेथ के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का उसके घर उससे मिलने आता है तो जोसेफ उसे डांट कर घर से भगा देता है। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एलिजाबेथ की दोस्ती किसी लड़के से हो। एक्चुअली ही वॉज ऑब्सेस्ड विद एलिजाबेथ और यही रीजन था कि वो उसे किसी भी लड़के के साथ हंसता या फिर बात करते हुए नहीं देख सकता था। जिसके बाद वो एलिजाबेथ पर काफी गुस्सा भी करता है, बट बीइंग अ टीनेज रेबेलियस किड एलिजाबेथ पर उसके गुस्से का कोई असर नहीं होता। उसे अपने फादर का कंट्रोलिंग बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसे इस बात से चिढ़ होती थी कि जोसेफ बार बार उसकी पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करता था। उधर एलिजाबेथ के लिए जोसेफ का ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा था। वो उसे कहीं भी अकेले नहीं जाने देता क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर एलिजाबेथ को ज्यादा आजादी दी गई तो वो उसके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। एलिजाबेथ हमेशा से चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नॉर्मल बिहेव करें, जैसे कि उसके दोस्तों के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बात जानती थी कि ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एलिजाबेथ अपने फादर जोसेफ की हरकतों से तो परेशान रहती ही थी, पर उसे अपनी माँ रोजमरी से भी इस बात की शिकायत थी कि उसने लाइफ में कभी अपने बच्चों के लिए स्टैंड नहीं लिया था। इसलिए एलिजाबेथ जल्दी से इंडिपेंडेंट होकर किसी भी हालत में उस घर से निकलना चाहती थी। अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एट द एज ऑफ 17 उसने एक वेट्रेस का कोर्स ज्वाइन कर लिया। इन जनवरी 1983 एलिजाबेथ अपने फादर की नापाक हरकतों से इतने ज्यादा तंग आ चुकी थी कि वो एक रात अपना घर छोड़कर वियना सिटी भाग जाती है। जिसके बाद उसके पेरेंट्स द्वारा उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पर सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर ही पुलिस उसे ढूंढकर उसके माँ बाप को सौंप देती है। उसके वापस घर आने के बाद जोसेफ उसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो उसे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर से डरा हुआ था कि कहीं एलिजाबेथ उसकी घिनौनी हरकतों के बारे में सबको बता ना दे।
जिसके बाद कुछ महीनों तक सब कुछ सही रहता है और इस बीच एलिजाबेथ अपना वेट्रेस का कोर्स भी कंप्लीट कर चुकी थी। इसके बाद एलिजाबेथ को एक जगह जॉब ऑफर होती है और ये जॉब मिलने के बाद वो काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। उसे लग रहा था कि अब से उसकी लाइफ में सब कुछ सही होने वाला है। 28 अगस्त 1984 एलिजाबेथ अब 18 साल की हो चुकी थी और उसी दिन जोसेफ उसे एक डोर उठाने में उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों जने डोर उठाकर नीचे बेसमेंट में जाते हैं। जोसेफ उस दरवाजे को नीचे उसी बेसमेंट में लगवाना चाहता था और इसीलिए वो एलिजाबेथ से उस डोर को कस कर पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो उसे वहां इंस्टॉल कर सके। अपने फादर की बात मानते हुए एलिजाबेथ ठीक वैसा ही कर रही थी जैसा जोसेफ उसे करने के लिए कह रहा था। जैसे ही एलिजाबेथ उस दरवाजे को पकड़कर वहां खड़ी होती है तो जोसेफ पीछे से आकर एक कपड़े को जिसपे उसने पहले से ही बेहोशी वाला कोई केमिकल छिड़का हुआ था उसे एलिजाबेथ को सूंघा देता है, जिससे थोड़ी ही देर में एलिजाबेथ बेहोश होकर नीचे जमीन पे गिर जाती है। इसके बाद जब एलिजाबेथ की आंख खुलती है तो वो खुद को एक प्रिजन चैम्बर में कैद पाती है। उसे कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा था कि वो कहाँ पर है और वो यहाँ कैसे पहुंची। उसे बस इतना ही याद था कि वो अपने फादर की हेल्प करने के लिए नीचे बेसमेंट में गई थी और उसके बाद उसके साथ जो भी हुआ उसे कुछ याद नहीं था। वहीं जब एलिजाबेथ घर पे कहीं नहीं मिलती तो उसकी माँ रोजमेरी को चिंता होने लगती है और वो जोसेफ को उसे ढूंढने के लिए कहती है। रोजमेरी को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वो जिस इंसान को एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए कह रही है दरअसल उसी बाप ने एलिजाबेथ को घर की बेसमेंट में बने एक सीक्रेट चैम्बर में कैद कर रखा है। 2 दिन बाद एलिजाबेथ को किसी के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है। वो चुपचाप दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है ताकि वो वहां से भाग सके। जैसे ही जोसेफ उस चैम्बर में एंटर करता है तो मौके का फायदा उठाकर एलिजाबेथ जोसेफ को पीछे से धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहां से भागने में नाकाम रहती है और इसके बाद जोसेफ गुस्से में उसे पकड़कर वापस उसी रूम में लेकर जाता है और वहां उसके हाथ और पांव को एक बड़ी सी चेन के साथ बांध देता है। एलिजाबेथ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हुई है जिसके लिए जोसेफ उसे इस तरह से सजा दे रहा है। एलिजाबेथ रोते हुए उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो उसे जाने दे, वो आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे जोसेफ को प्रॉब्लम होती है। लेकिन जोसेफ उसकी बातों को और उसके आंसुओं को पूरी तरह से इग्नोर करके चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी ओर जोसेफ रोजमेरी के सामने एलिजाबेथ को ढूंढने का नाटक बहुत अच्छे से कर रहा था। साथ ही वो उसके दिमाग में ये फीड करने की कोशिश कर रहा था कि एलिजाबेथ फिर घर से भाग गई है। अब एलिजाबेथ को उस चैम्बर में कैद हुए टोटल 4 दिन हो चुके थे और तब से उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया था। इसके बाद जोसेफ उसके लिए खाना लेकर आता है और खाने के बाद फाइनली उसकी जान में जान आती है। जैसे ही एलिजाबेथ अपना खाना खत्म करती है तो जोसेफ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और उसके साथ गलत काम करता है। अपनी हवस को शांत करने के बाद वो उसे उसी चैम्बर में अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं अब देखते ही देखते 1 हफ्ता हो चुका था और जब एलिजाबेथ का कुछ पता नहीं चलता तो रोजमेरी पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करती है। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस एलिजाबेथ को ढूंढना शुरू करती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है लेकिन एलिजाबेथ का कुछ पता नहीं चल रहा था। वहीं अब जोसेफ भी समझ चुका था कि उसे जल्द ही पुलिस का ध्यान भटकाना होगा, नहीं तो वो पकड़ा जाएगा। जिसके बाद जोसेफ एलिजाबेथ से जबरदस्ती एक लेटर लिखवाता है जिसे ले जाकर वो उसे पुलिस को देता है और कहता है कि ये लेटर उसे खुद एलिजाबेथ ने भेजा है। आपको बता दूं कि ये वही लेटर था जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। साथ ही जोसेफ पुलिस को बताता है कि हो सकता है कि एलिजाबेथ ने कोई कल्ट ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि मैंने उसे कई बार इस बारे में बात करते हुए सुना था और मेरे ख्याल से यही वजह है कि वो बार बार घर से भाग रही है। जोसेफ ने बड़ी चालाकी से पहले तो अपनी फैमिली को और फिर वहां की पुलिस को मैनिपुलेट कर लिया था। सबको यही लग रहा था कि एलिजाबेथ अपनी मर्जी से घर छोड़कर भागी है, जिसका असर ये हुआ कि कुछ ही महीनों में ये केस ठंडा पड़ गया और पुलिस एलिजाबेथ को ढूंढना बंद कर देती है। ये केस क्लोज होने के बाद जोसेफ टेंशन फ्री हो चुका था और अब वो रोज नीचे बेसमेंट में एलिजाबेथ के लिए खाना लेकर जाता और उसके साथ जबरदस्ती करता। जब वो उसके साथ गलत काम कर रहा होता था तो वो रोती चिल्लाती, लेकिन उसकी आवाज उस चैम्बर के बाहर नहीं जा पाती थी, क्योंकि जोसेफ ने उस जगह को बनाया ही इस तरह से था कि ना तो किसी की आवाज यहाँ से बाहर जा सके और ना ही बाहर से अंदर आ सके। कहीं ना कहीं एलिजाबेथ को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि जोसेफ किसी भी हालत में उसे यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। एलिजाबेथ को जिस जगह पर कैद करके रखा गया था वहाँ घर के किसी दूसरे मेंबर को जाना अलाउ नहीं था।
दरअसल घर के नीचे बेसमेंट में जोसेफ की वर्कशॉप थी और उसी वर्कशॉप में एक जगह कैबिनेट के पीछे एक सीक्रेट डोर था जो कि उसी प्रिजन चैम्बर की ओर जाता था जहां एलिजाबेथ को कैद करके रखा गया था। जोसेफ ने उस जगह को बनाया ही इस तरीके से था कि कोई इजीली वहां तक पहुंच ही ना सके। उस प्रिजन चैम्बर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उस कैबिनेट को हटाना होता था जहां जोसेफ ने ढेर सारी बुक्स रखी हुई थी। कैबिनेट के हटते ही उस चैम्बर का मेन डोर नजर आता था। मेन डोर से अंदर आने के बाद वहां 16 फीट लंबी एक नैरो टनल बनाई गई थी जहां 4 और दरवाजे इंस्टॉल किए गए थे जो कि उस जगह को हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। उस प्रिजन चैम्बर में बस एक छोटा सा रूम था जिसकी हाइट अराउंड 5.6 फीट थी और यहीं पर एलिजाबेथ को कैद करके रखा गया था। और साथ ही उस छोटे से रूम के अंदर ही जोसेफ ने एक काम चलाऊ वॉशरूम भी बना रखा था। ईयर 1986। एलिजाबेथ को वहां रहते हुए अब 2 साल हो चुके थे और वो जोसेफ यानी कि अपने ही फादर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। बट ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एलिजाबेथ का मिसकैरेज हो जाता है। खैर इसके 2 साल बाद यानी कि ईयर 1988 को एलिजाबेथ एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है और इस बार वो एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम क्रिस्टीन रखा जाता है। इसके बाद वो 1990 में स्टीफन और 1992 में लीजा नाम के 2 और बच्चों को जन्म देती है। अब उस छोटी सी जगह में टोटल 4 मेंबर्स रह रहे थे, एक तो एलिजाबेथ और 3 उसके बच्चे। वहां जगह कम होने की वजह से ईयर 1993 में जोसेफ एलिजाबेथ के कहने पर लीजा को, जो कि अभी 1 साल की भी नहीं हुई थी, उसे एक बॉक्स में डालकर अपने घर के मेन डोर के बाहर रख देता है। वो उस बॉक्स के अंदर एक नोट रखता है जो उसने एलिजाबेथ से पहले ही लिखवा लिया था, जिसमें लिखा था कि ये बच्ची एलिजाबेथ की है, वो उसे पाल नहीं सकती और इसीलिए वो उसे यहाँ छोड़कर जा रही है। एलिजाबेथ के हाथों लिखा हुआ नोट पढ़कर रोजमेरी इजीली जोसेफ की बातों में आ जाती है और उसे भी यही लग रहा था कि ये बच्ची उनकी ग्रैंड डॉटर है और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से एलिजाबेथ इसे यहाँ छोड़ गई है। जोसेफ के बाकी प्लान्स की तरह उसका ये प्लान भी सक्सेसफुल रहता है। वहाँ नीचे बेसमेंट में 3 लोगों के लिए वो जगह काफी छोटी पड़ रही थी और इसीलिए जोसेफ डिसाइड करता है कि वो उस प्रिजन चैम्बर को थोड़ा और बड़ा करेगा, जिसके लिए वो वहाँ पर खुदाई का काम शुरू करता है और वो ये सारा काम एलिजाबेथ और उसके बच्चों से करवा रहा था। धीरे धीरे कुछ ही सालों में जोसेफ वहाँ 2 और छोटे छोटे कमरे तैयार कर देता है, जिसमें से एक कमरा एलिजाबेथ के लिए था और दूसरा उसके बच्चों के लिए। 26 फरवरी 1994 एलिजाबेथ अपनी 4th चाइल्ड मोनिका को जन्म देती है और फिर 2 साल बाद अप्रैल 1996 में उसे 2 जुड़वा लड़के होते हैं, जिसमें एक का नाम माइकल और दूसरे का नाम अलेक्जेंडर रखा जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली पैदा होने के 3 दिन बाद उन दोनों में से माइकल नाम के लड़के की मौत हो जाती है, जिसके बाद जोसेफ माइकल को ले जाकर अपनी वर्कशॉप में ही उसका अंतिम संस्कार कर देता है। जोसेफ मोनिका को ईयर 1994 और अलेक्जेंडर को 1996 में पहले की तरह सेम सिनेरियो क्रिएट करके एक स्ट्रॉलर में घर के मेन डोर के बाहर छोड़ देता है। वो ये काम रात के अंधेरे में किया करता था ताकि उसे ये सब करते हुए कोई देख ना सके। जोसेफ इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव था कि उसने अपनी वाइफ को इस बार भी बड़ी आसानी से यकीन दिला दिया कि ये दोनों बच्चे भी एलिजाबेथ के हैं और वही इन्हें यहाँ छोड़कर गई है। जिसके बाद जोसेफ और उसकी वाइफ उन तीनों बच्चों को लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं और वो तीनों बच्चे ऊपर एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नीचे बेसमेंट में उनकी माँ एलिजाबेथ और उनके भाई बहन किस नर्क में जी रहे हैं। 16 दिसंबर 2002 ये वो दिन था जब एलिजाबेथ अपने सबसे छोटे बेटे फिलिक्स को जन्म देती है। फिलिक्स के जन्म के कुछ ही महीनों बाद वो जोसेफ से रिक्वेस्ट करती है कि वो फिलिक्स को भी लीजा, मोनिका और अलेक्जेंडर के साथ ऊपर ही रखे, लेकिन इस बार जोसेफ उसकी बात नहीं मानता और इस तरह फिलिक्स को नीचे बेसमेंट में एलिजाबेथ, स्टीफन और क्रिस्टीन के साथ ही रखा जाता है। जोसेफ जब भी एलिजाबेथ के साथ फिजिकल होता था तो एलिजाबेथ उसके बदले कुछ कुछ सामान मंगवाया करती थी, जैसे कि बच्चों की किताबें, नोटबुक्स और लिखने के लिए पेन या फिर पेंसिल्स। वो कई बार उससे विटामिन की टैबलेट्स भी डिमांड करती थी, क्योंकि उस चैम्बर में रहने की वजह से उन सभी में विटामिन डेफिशिएंसी हो चुकी थी। वहाँ उन्हें प्रॉपर सनलाइट ना मिलने की वजह से उनका कलर भी अब नॉर्मली व्हाइट हो चुका था। उनकी ऐसी हालत की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जोसेफ दिन में उन्हें सिर्फ एक बार ही खाना दिया करता था। जोसेफ किसी हैवान से कम नहीं था और आप उसकी हैवानियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जोसेफ ने एलिजाबेथ से टोटल 7 बच्चे पैदा करवाए थे और वो भी बिना किसी मेडिकल असिस्टेंस के। उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था कि ऐसा करके वो एलिजाबेथ की जान को जानबूझकर खतरे में डाल रहा था। स्टार्टिंग के कुछ साल उस चैम्बर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो लोग अपना टाइम पास कर सकें।
लेकिन जैसे ही उसके बच्चे थोड़े बड़े हुए तो एलिजाबेथ के कहने पर जोसेफ वहाँ एक टीवी और एक रेडियो भी लगवा देता है और यही चीज उनका इकलौता सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थी। एलिजाबेथ के इन 3 बच्चों ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी, इसलिए एलिजाबेथ उन्हें टीवी और रेडियो की हेल्प से बाहर की दुनिया के बारे में बताती रहती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि बेशक उसे ना सही लेकिन उसके बच्चों को यहाँ से बाहर निकलने का एक मौका जरूर मिलेगा। देखते ही देखते एलिजाबेथ को वहाँ रहते हुए अब 24 साल बीत चुके थे और इस टाइम पीरियड के दौरान एलिजाबेथ की लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। उसके बच्चे अब जवान हो चुके थे और वो खुद भी 42 साल की हो चुकी थी, लेकिन एक चीज जो अभी भी नहीं बदली थी वो था जोसेफ। जोसेफ आज भी एलिजाबेथ को अब्यूज कर रहा था और वो भी उसके जवान बच्चों के सामने। तीनों बच्चों को इस बात का अंदाजा था कि जोसेफ उनकी माँ के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि वो सब जोसेफ से डर के रहते थे। मैं आपको एक और वियर्ड चीज बताता हूँ कि दरअसल जो 3 बच्चे ऊपर जोसेफ के साथ उसके घर में रह रहे थे वो उसे अपना ग्रैंडफादर कहते थे और नीचे प्रिजन चैम्बर में रह रहे तीनों बच्चे उसे पापा कह के बुलाते थे, जबकि वो इनमें से कुछ भी कहलवाना डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी खुद की बेटी को यहाँ धोखे से कैद किया, उसे पूरे 24 सालों तक असॉल्ट करता रहा, उससे एक चीज तो साबित होती है कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो इंसान के नाम पर कलंक जरूर था। इतने सालों में उसने किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं होने दी कि उसने घर के नीचे बेसमेंट में अपनी ही बेटी को कैद कर रखा है। जोसेफ जो कर रहा था उसे इस चीज का कोई गिल्ट तक नहीं था और उल्टा उसे यकीन था कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। जोसेफ का घर बहुत बड़ा था और उसमें 2 फ्लोर्स थे। ऊपर वाले फ्लोर में जोसेफ और उसकी फैमिली रहती थी और नीचे का फ्लोर उसने किराए पे दे रखा था। एक बार उसके किराएदार ने जोसेफ को बताया कि उसके रूम में एक अजीब सी आवाज आती रहती है। जब जोसेफ ने उसकी ये बात सुनी तो उसने तुरंत उस किराएदार को घर से निकाल दिया। आपको बता दूं कि उस किराएदार को जो आवाज आ रही थी वो नीचे बेसमेंट में उसी प्रिजन चैम्बर से आ रही थी। दरअसल जोसेफ उस चैम्बर में कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाता ही रहता था और उसी की आवाज ऊपर उस किराएदार को सुनाई दे रही थी, जिसके बाद उसने वो रूम एकदम खाली रखा और उसके बाद से वहाँ और कोई किराएदार नहीं आया। इस इंसिडेंट के बाद जोसेफ अब पूरी तरह से टेंशन फ्री हो चुका था। वो अब बिना किसी डर के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। वो कई दिनों तक घर से बाहर रहता, अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाता, लेकिन जाने से पहले वो नीचे एलिजाबेथ को उतने दिनों का राशन देकर जाता था जितने दिन उसे घर से बाहर रहना होता था। और ये वो टाइम होता था जब चैम्बर में एलिजाबेथ और उसके तीनों बच्चे बिना किसी डर के रहते थे। 19 अप्रैल 2008 अचानक से उस दिन एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी क्रिस्टीन, जो कि अब 20 साल की हो चुकी थी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एलिजाबेथ जोसेफ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन जोसेफ उसकी बात नहीं मान रहा था। लेकिन तभी क्रिस्टीन अनकॉन्शियस होकर नीचे जमीन पे गिर जाती है और ये देखकर एलिजाबेथ रोना शुरू कर देती है। वो जोसेफ से कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा, नहीं तो हमारी बेटी क्रिस्टीन मर जाएगी। ये सब देखकर जोसेफ अपना माइंड चेंज करता है और वो क्रिस्टीन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मान जाता है। जैसे ही जोसेफ क्रिस्टीन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो डॉक्टर से झूठ कहता है कि ये लड़की मुझे रोड साइड पे बेहोश पड़ी मिली, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन इसे इलाज की सख्त जरूरत है। साथ ही जोसेफ डॉक्टर को एक नोट देते हुए कहता है कि ये मुझे इस लड़की के पास से मिला था, जिसमें लिखा है कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे पास उसके इलाज के पैसे नहीं है, तो कोई प्लीज इसे बचाने में मेरी हेल्प कर दो। उस लेटर को पढ़ने के बाद डॉक्टर क्रिस्टीन का इलाज शुरू करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टीन की दोनों किडनीज फेलियर की कगार पर हैं, जिसका रीजन था विटामिन डी डेफिशिएंसी, प्रॉपर मेडिकल केयर ना मिलना और न्यूट्रिशन की कमी। क्रिस्टीन की हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी और जब ये बात एलिजाबेथ को पता चली तो वो जोसेफ के आगे गिड़गिड़ाने लग गई कि प्लीज मुझे मेरी बेटी से एक बार मिला दो, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं फिर दोबारा उससे कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली जोसेफ ऐसा नहीं करता। इसके बाद 21 अप्रैल को डॉक्टर द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि एक अनजान लड़की पिछले कुछ दिनों से उनके हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है और वो लोग उसका नाम तक नहीं जानते। इसके बाद पुलिस भी इस मामले में इन्वॉल्व हो जाती है और वो लोग मीडिया के थ्रू क्रिस्टीन की फोटो दिखाकर पब्लिक से अपील करते हैं कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ये लड़की एडमिट है, कोई नहीं जानता कि ये कौन है और अगर कोई इस मामले में हमारी हेल्प कर सकता है तो वो बिना किसी झिझक के पुलिस को इन्फॉर्म करे।
लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ये जान नहीं पा रही थी कि आखिर ये लड़की है कौन। पुलिस को थोड़ा डाउट होता है कि उन्हें ये केस जितना सिंपल लग रहा है ये केस उतना सिंपल है नहीं। जिसके बाद वो जोसेफ से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन जोसेफ सेम वही कहानी रिपीट करता है कि ये लड़की उसे रोड साइड पे मिली, उसके पास एक लेटर था जिसे पढ़ने के बाद वो उसे हॉस्पिटल ले आया। पुलिस को जोसेफ पर थोड़ा बहुत शक तो था कि हो ना हो ये इंसान जरूर हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अब क्रिस्टीन को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 1 हफ्ता हो चुका था और वहीं एलिजाबेथ भी बार बार जोसेफ से क्रिस्टीन से मिलने की जिद किए जा रही थी और इस बार जोसेफ उसकी बात मान जाता है और 26 अप्रैल के दिन वो एलिजाबेथ और उसके दोनों बेटों को बेसमेंट से बाहर लेकर आता है और फाइनली पूरे 24 सालों के बाद एलिजाबेथ ने बाहर की दुनिया देखी थी और उसके दोनों बेटों के लिए पहली बार था जब वो खुली हवा में सांस ले रहे थे। इसके बाद जोसेफ एलिजाबेथ को लेकर हॉस्पिटल जाता है। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल में उस डॉक्टर से मिलते हैं जो क्रिस्टीन का इलाज कर रहा था, तो वो डॉक्टर एलिजाबेथ और उसके दोनों बेटों को देखकर एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तीनों इतने ज्यादा कमजोर और सफेद पड़ चुके थे जैसे कि उनकी बॉडी में एक बूंद खून तक ना हो। ये सब देखकर डॉक्टर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है और थोड़ी ही देर में पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जिसके बाद बिना को देरी किए पुलिस उन सभी को इंक्लूडिंग जोसेफ डिटेन कर लेती है। अब पुलिस एलिजाबेथ से पूछताछ करने लगती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी यही चीज बैठी हुई थी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो फिर जोसेफ उन्हें और बड़ी पनिशमेंट देगा। जब पुलिस एलिजाबेथ को भरोसा दिलाती है कि वो और उसके बच्चे यहाँ पूरी तरह से सेफ हैं, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो शुरू से पुलिस को सब बताती है कि कैसे उसके अपने ही सगे बाप ने उसे 24 सालों तक अपने घर के नीचे कैद करके रखा, जहां वो उसे टॉर्चर किया करता, उसे फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता। वहां उसी कैद में रहकर उसने टोटल 7 बच्चों को जन्म दिया था और ये सारे बच्चे जोसेफ के थे। जब एलिजाबेथ की ये दर्दनाक कहानी दुनिया के सामने आई तो इसने सबको हिलाकर रख दिया था। इस सब के बाद पुलिस जोसेफ को अरेस्ट कर लेती है और जोसेफ भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसने एलिजाबेथ को 24 सालों तक नीचे बेसमेंट में कैद करके रखा था। इसके बाद पुलिस जोसेफ के घर जाकर बेसमेंट में चेक करती है तो उन्हें वहां एक कैबिनेट के पीछे करीब 4 फीट लंबा एक दरवाजा दिखता है, जिसके बाद एक टनल से होते हुए और टोटल 5 हाई सिक्योरिटी डोर्स ओपन करने के बाद फाइनली पुलिस उस प्रिजन चैम्बर तक पहुंच जाती है। वहां का नजारा देखकर पुलिस खुद सदमे में थी कि आखिर कैसे कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ इतना घिनौना काम कर सकता है। खैर, इस सब के बाद एलिजाबेथ और उसके तीनों बच्चों को और इवन एलिजाबेथ की मोम रोजमरी को भी पुलिस द्वारा एक सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये सभी लोग मेंटली अनस्टेबल थे और वहां उनका इलाज शुरू किया जाता है। 16 मार्च 2009 के दिन जोसेफ के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। सारे सबूत जोसेफ के खिलाफ थे, लेकिन जोसेफ को इस बात का कोई गिल्ट तक नहीं था कि उसने अपनी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। जोसेफ के इस बिहेवियर को देखकर उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है, जहां ये बात सामने आती है कि जोसेफ का बचपन बहुत ज्यादा खराब था। उसकी मां मरिया का बिहेवियर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उससे छोटी सी भी गलती होने पर वो उसके साथ मारपीट करती थी और उसे एक कमरे में बंद करके कई दिनों तक खाना तक नहीं दिया जाता था। इस सब से जोसेफ के दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा था और वो अपनी माँ से नफरत करने लग गया था। खैर, जब जोसेफ थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने फाइट बैक करना शुरू किया। अब वो अपनी माँ से डरता नहीं था, उल्टा वो उसे ही डरा कर रखता था। उसने पुलिस को ये भी बताया कि जब उसकी माँ अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पे थी तो वो उसे घर की एटिक में ठीक उसी तरह से कैद करके रखता था जैसे कि बचपन में वो जोसेफ को कैद करती थी। इस सबसे ये साफ हो चुका था कि जोसेफ का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन उसने जो क्राइम किया था वो हद से ज्यादा gruesome था। इसलिए कोर्ट द्वारा जोसेफ को 19 मार्च 2009 के दिन विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। आज यानी कि 2025 में जोसेफ जेल में अपने किए की सजा काट रहा है और उसे उस जेल में रहते हुए पूरे 16 साल हो चुके हैं। दूसरी ओर ट्रायल के बाद एलिजाबेथ और उसके सभी बच्चों की आइडेंटिटी चेंज करके उन्हें ऑस्ट्रिया की एक रिमोट जगह पे शिफ्ट कर दिया गया ताकि उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके और वहां वो लोग अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत कर सकें। तब से लेकर आज का दिन है, किसी ने भी एलिजाबेथ और उसके बच्चों को नहीं देखा है। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।